बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल एक सहाफ़ी के साथ पीटीआई के गुंडों ने जो मारपीट की, उसके हवाले से मालूम हुआ है कि इस हमले की हौसला अफजाई बल्कि हदायत ख़ुद अलीमा ख़ान ने की थी और यूँ अलीमा ख़ान ने अपनी असलियत ज़ाहिर कर दी। अलीमा ख़ान ने क्या कहा और कौन कौन सी गालियाँ उस सहाफ़ी को दी गई और किस तरह उसे मारा गया, ये सारी तफसील सामने आ चुकी है। आप वीडियो देख लीजिए। अब पीटीआई कह रही है कि सहाफ़ी ने गाली दी थी, लेकिन जो जितनी भी वीडियोज़ इसकी चल रही हैं नेट पर, उनमें से किसी में भी इस तैयब बलोच की तरफ से किसी गाली की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, जबकि इसके बरक्स दूसरी तरफ से बदतरीन किस्म की नंगी और गंदी गालियां सब ने सुनी। इस पर हम बात करेंगे। और फिर अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ पीटीआई के अंदर बगावत का दायरा फैल रहा है और इमरान ख़ान को भी इतला दे दी गई है कि गंडापुर कोई बड़ा हाथ मारने के चक्कर में है। वो बड़ा हाथ क्या हो सकता है? और फिर इमरान ख़ान की बेबसी कि वो इस सारी तफसील को जान लेने के बावजूद गंडापुर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं है। तीसरा मौजू हमारा वो छोटा सा है कि 4 आइन शिकन जजों की टोली अकेली रह गई और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट रेफरेंस में तमाम जजों ने, फुल कोर्ट इजलास जो हुआ उसमें तमाम जजों ने शिरकत की सिवाय इन 4 के। इन 4 के पास कोई हिम्मत नहीं थी मुंह दिखाने की या क्या मामला था, लेकिन ये लोग नहीं आए और किसी ने इनका साथ नहीं दिया। और इजलास में इन जजों पर या इनकी तरफ से लिखे जाने वाले खतूत की सीरीज़ पर किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, कोई बात तक नहीं हुई, यानी कि इनके ख़तों को इस काबिल ही नहीं समझा गया कि उनका कोई नोटिस लिया जा सके। और बज़ाहिर ये लगता है कि अब ये 4 जज अपनी आखिरी सिस्कियाँ ले रहे हैं और निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत की इनकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। और बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल हुई है, जो पाकिस्तान के लिए, वफाक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ख़तरे की घंटी है। ये एक अच्छी बात हुई कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने बिलउमूम को ऐसा क्रैक डाउन नहीं किया जिसका ख़दशा बाज़ लोग ज़ाहिर कर रहे थे। लेकिन कोयटा में जो लोग सड़कों को ज़बरदस्ती ब्लॉक कर रहे थे, कुछ जगह पर हड़ताल नहीं भी हुई और उन पर जो उन इलाकों में जो सड़कें ब्लॉक कर रहे थे और ज़बरदस्ती दुकानें बंद कर रहे थे, उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और हवाई फायरिंग भी हुई, लेकिन कोई जान ज़ाया नहीं हुई और कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया जो आइंदा चलकर मज़ीद संगीन किस्म की हड़ताल का बाइस बन सकता। इन सब मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं तैयब बलोच पर पीटीआई के हमले और तशद्दुद और नंगी गालियों की कहानी क्या है। अलीमा बीबी हस्बे मामूल अडियाला के बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और मैंने कल बताया था कि उनके साथ हमेशा 15 से 20 गुंडे होते हैं, वो उनको साथ रखती हैं और उनके इरादे ठीक नहीं है। वो इन गुंडों को साथ रखने का मकसद ये है कि कोई ना कोई ऐसा एडवेंचर किया जाए जो एक बड़ा इशू बन जाए, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी नहीं हुई थी। लेकिन कल सईद बलोच ने जब उनसे सवाल किया कि अमेरिका में आपकी जायदाद क्या शौकत खानम हस्पताल के फ़ंड से खुर्द-बुर्द की गई रकम के ज़रिए हासिल की गई है या उसका कोई और सोर्स है, तो इस सवाल का जवाब अलीमा ख़ान न पहले दे सकी हैं कभी और न कल दे सकी। लेकिन हुआ ये कि पंजोथे ने, वो एक इनका जो है नामी ग्रामी गुंडा है गुलाम बहादुर के नईम बहादुर पंजोथा, उसने गंदी और फोश गालियाँ बकना शुरू कर दी और ऐसी गालियाँ कि जिनको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने पै दर पै 5 गालियाँ दी जो वीडियो में सुनी जा सकती हैं। बेगैरत कहा, कंजर कहा, दल्ला कहा और पता नहीं क्या क्या कहा, बहुत सारी गालियाँ दी। और फिर अलीमा ख़ान ने कहा कि इनको बाहर ही क्यों नहीं रोका। इस फिक्रे के 2 बड़े संगीन मतलब है जो जिन पर किसी ने बात नहीं की। पहली बात तो यह है कि किसी भी सहाफ़ी को कैसे रोका जा सकता है जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस सड़क पर हो रही है, खुली जगह पर हो रही है, ग्राउंड में हो रही है, किसी कमरे में नहीं हो रही, किसी हॉल में नहीं हो रही, किसी ऑफिस में नहीं हो रही, कि जहाँ दावतनामा देकर बुलाया जाता है और फिर कहा जाता है कि चूँकि इस सहाफ़ी के पास दावतनामा नहीं है लिहाजा इसे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो गेट पर लोग खड़े होते हैं जो ऐसे लोगों को रोक लेते हैं। लेकिन जब कोई भी शख्स सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, खुली जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो या प्रेस टॉक कर रहा हो, तो कोई सहाफ़ी आए या कोई फल फरोश रेडी वाला आए, आप किसी को रोक नहीं सकते
क्योंकि वहाँ कोई बाउंड्री नहीं है कि ये जगह हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मखसूस है, यहाँ कोई और नहीं आ सकता। वहाँ तो कोई भी आ सकता है, अवाम में से, राहगीरों में से, दुकानदारों में से कोई भी जो इर्द गिर्द मौजूद है वो आना चाहे तो वहाँ आ सकता है। वो कोई प्रोहिबिटेड एरिया नहीं है। तो एक तो अलीमा बीबी की सोच और जहनीत देखिए कि वो इस जगह को अपनी मिल्कियत समझने लगी हैं। और दूसरी बात यह है कि बाहर क्यों नहीं रोका, मतलब ये था कि ये जो पिटाई तुम अब करने लगे हो, ये पिटाई तुम्हें बाहर करनी चाहिए थी। चुनाचे ये एक सिग्नल था अलीमा खान की तरफ से कि इसे मारो। चुनाचे उसे 6-7 गुंडों ने पकड़ लिया और गिराया ज़मीन पर, गिरेबान से पकड़ कर घसीटा, गर्दन मरोड़ने की कोशिश की, लिटाकर ज़मीन पर लिटाकर थप्पड़ मारे, एक से ज़्यादा थप्पड़ मारे, 3 या 4 थप्पड़ मारे। और चूँकि सहाफ़ी भी वहाँ 10-12 की तादाद में मौजूद थे या शायद ज़्यादा ही हों, तो उन सहाफ़ियों ने मुदाखलत की और चूँकि सहाफ़ियों की और गुंडों की तादाद लगभग बराबर थी, इसलिए सहाफ़ी तैयब बलोच को बचा कर ले गए, वरना इनका इरादा, अलीमा बीबी का इरादा कुछ और था। हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ने का इरादा था, शायद मार ही डालते, क्योंकि पीटीआई के कारकुनों की रवायत है कि जब कोई अकेला निहत्था इनके हत्थे चढ़ जाता है तो ये उससे जान से मार देते हैं। और इन्होंने मारा डीएसपी को, इन्होंने अपनी तरफ से तो तकरीबन कत्ल कर ही दिया था। इसके अलावा कितने पुलिस वाले इन्होंने मारे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, और इसी तरह कत्ल करते हैं। वो गोली मार कर कत्ल नहीं करते, पकड़ कर मारते और मार मार कर जान से मार देते हैं। ये है पीटीआई की गुंडागर्दी और वहशियाना इनका फाशिज़म, वो आप सब जानते हैं। तो कल भी यही हुआ, लेकिन चूंकि वहाँ सहाफ़ी मौजूद थे उसकी जान बच गई। तो ये अलीमा खानम ने पहली मरतबा अपनी असल शक्ल, अपना अंदर लोगों पर ज़ाहिर कर दिया कि मैं कितनी बड़ी गुंडी हूँ। तो इस गुंडी रन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फिर सहाफ़ियों ने बाइकआउट कर दिया और वो चले गए। फिर ये पार्टी कारकुनों से और जो पार्टी के यूट्यूबर्स हैं उन हज़रात से बात करती रही। उसमें क्या बात की क्या नहीं, किसी को दिलचस्पी नहीं रही, क्योंकि सारी तवज्जो फिर इस संगीन वाक़े पर हो गई। और फिर अंदाज़ा करें, ये वाक़या पहले से अलीमा खानम के बारे में ये भी मालूम हुआ है कि ये इसकी प्लानिंग एक रात पहले कर ली गई थी। चुनांचे कल सुबह अगर आप देखें तो पीटीआई के सोशल मीडिया पर इस वाक़े की पेशगी खबर दी जा चुकी थी। मसलन ये कहना कि 2 कुत्ते सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते देखे गए और साथ में इन दोनों की तस्वीरें थी, एक तैयब बलोच साहब की और दूसरी किसी और सहाफ़ी की। मतलब ये है कि इनको आज मारा जाएगा। फिर इस तरह की ट्वीट भी होती रही कि आज अडियाला के बाहर अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर कुछ अहम, कुछ बड़ा होने वाला है। यानी अलीमा खान ने न सिर्फ ये कि हदायत जारी कर दी थी, बल्कि बता भी दिया था कि आज क्या होना है, हमने क्या करना है। तो वो बात पीटीआई के सोशल मीडिया पर चल गई। अच्छा, सहाफ़ियों ने बाइकआउट कर दिया अलीमा खान को। अब मेरा ख्याल है कि इस पर मुतासरा सहाफ़ियों को अलीमा खान के ख़िलाफ़ रपट दर्ज करानी चाहिए, FIR दर्ज करानी चाहिए और अलीमा खान को बाकायदा गिरफ़्तार करके इसका गुंडापन निकालना चाहिए। पता नहीं ये होता है या नहीं होता, लेकिन होना चाहिए। अच्छा, इसी हवाले से पीटीआई के अंदर के हवाले से जो जंग चल रही है उसमें सनम जावेद एंड कंपनी ने अपने मुखालफ ग्रुप को धमकी दी है कि हम तुम्हारी नंगी वीडियोस रिलीज़ कर देंगे। अच्छा, कहा जाता है कि पीटीआई के हर लीडर के पास हर दूसरे लीडर की नंगी वीडियो मौजूद है, ये कहा जाता है। यानी पीटीआई के हर आदमी के पास पीटीआई के हर दूसरे आदमी की नंगी वीडियो मौजूद है। आपस में तबादला करता है ये नंगी वीडियोज़ का कि ये मेरी नंगी वीडियो है तो वो अपनी नंगी वीडियो भेजो, और ये नहीं सोचते कि कल कोई लड़ाई हो गई तो ये वीडियो रिलीज़ भी हो जाएगी। तो बहरहाल सनम जावेद की ये धमकी है, इस पर पीटीआई के अंदर खासी हलचल मची हुई है और बहुत सारे शौकीन तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सनम जावेद अपने वादे पर अमल करेंगी। लेकिन इससे ज़्यादा संजीदा मसला ये है, ये पीटीआई का कल्चर ही ये है। ये जो नंगी वीडियोज़ है पीटीआई का मतलब ही ये है। तो खैर, अब जो इससे ज़्यादा सियासी हवाले से जो अहम मामला है, इमरान खान को ये बात तफसील से बता दी गई है कि गंडापुर के मामलात ऊपर वालों से सेट हैं और ऊपर वालों से मामलात इस तरह सेट हुए हैं बकौल इन शख्सियात के कि ऊपर वालों ने गंडापुर को, इसकी गंडापुर की और इसके भाई की और इसके दूसरे रिश्तेदारों की फ़ाइलें दिखाई हैं। ये कहा जा रहा है, पीटीआई के हलकों की तरफ से कहा जा रहा है कि इन फ़ाइलों को देखने के बाद गंडापुर साहब ने वो जो इस्तिलाह है तस्लीम करने की, टीटीपी की इस्तिलाह है तस्लीम करना। तस्लीम करने का मतलब सरेंडर करना, हथियार डालना।
हम उसे हथियार डालना कहते हैं, तो लेकिन ये जो पश्तून इलाके में ख़ास तौर पर TTP के ग्रुप जो है, इससे हथियार डालना नहीं कहते, उसे तस्लीम करना कहते हैं। तो गंडापुर साहब ने फिर तस्लीम कर दिया और गंडापुर की तस्लीमात को सुना है कि कबूल भी कर लिया गया और उसके बाद तफसीलात तय हुई। तफसीलात जो तय हुई हैं वो ये हैं कि गंडापुर एक मुतबादल पार्टी सामने लाने वाले हैं। मुतबादल पार्टी का नाम क्या होगा ये अभी पता नहीं। ये भी हो सकता है कि PTI हकीकी ग्रुप के नाम से वो चीज़ मैदान में आ जाए, वो पार्टी मैदान में आ जाए। कितने लोग होंगे? कहा जाता है कि इतना बड़ा ग्रुप है कि PTI के अंदर उसे अक्सरियती ग्रुप कहा जा सकता है। यानी वह पख्तूनख्वा असम्बली में चाहे वो अक्सरियत ना रखता हो, लेकिन PTI के अंदर, और PTI के पास 94 या 95 अरकान हैं, जिनमें से मेरे ख्याल में 2-4 तो नहल हो जाएंगे, तो बाकी जो अरकान होंगे 90-92, उनमें से अक्सरियत का मतलब है कि 45 से ज़्यादा अरकान गंडापुर के साथ हैं, जो इसके साथ ही नई पार्टी या नया ग्रुप जो भी उसको आप नाम दें उसमें शरीक हो जाएंगे। तो इमरान खान को ये इतला मिल गई और इमरान खान ने ये भी कहा कि ऐसे आदमी को मैं 1 मिनट में हटा दूं, लेकिन वहाँ सूरत हाल हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या होगी? ज़ाहिर है पख्तूनख्वा की हुकूमत हाथ से निकल जाएगी और पख्तूनख्वा की जब हुकूमत हाथ से निकलेगी तो वहाँ जो सैकड़ों के हिसाब से पंजाब के मफलूर बैठे हुए हैं, जिनमें सब ग्रुपों के लोग हैं, यानी अलीमा खां ग्रुप के लोग भी हैं और गंडापुर ग्रुप के लोग भी हैं, हमाद अजहर ग्रुप के लोग भी हैं, पंजाब की जो है वो क्या नाम है इसकी, जिसको पंजाब की क़यादत दी गई थी, वो खातून, उसके ग्रुप के लोग भी हैं। वो खातून जो खासी बदनाम हो चुकी है इन दिनों, यूसुफजई उनका नाम है, उस ग्रुप के लोग भी हैं। ये जितने भी धड़े हैं पार्टी के, सब के मफलूर वहाँ छुपे हुए हैं, बशमूल मुराद सईद। तो फिर इनका क्या बनेगा इमरान खान के सामने? ये भी एक बड़ा सवाल है। उन्हें पता है कि अगर पख्तूनख्वा में हुकूमत न रही तो फिर तो हम कहीं के ना रहेंगे, मारे जाएंगे। तो इमरान खान की बेबसी देखिए कि वो अपने ही एक गद्दार वज़ीर आला को हटाने का इरादा रखता है, लेकिन हटा नहीं सकता। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का जो इजलास हुआ है उसके बारे में तफसीलात की ज़रूरत नहीं। ये जो 4 जज हैं जिनको ख़त लिखने का बहुत शौक़ है और कोई काम नहीं है, अदालत में कुछ करते नहीं, ना कोई केस करते हैं और बिल्कुल उल्टे दावे करते हैं, उल्टे शिकवे करते हैं। मिसाल के तौर पर इनका शिकवा है कि ये जो अहम आइनी मुकदमात हैं हमारे सामने क्यों नहीं लगाए जाते। यानी इनको ये नज़र ही नहीं आया कि आइनी बेंच अलग से बन गया है और आइनी मामला जो हैं वो आइनी बेंच के पास जाते हैं। मेरा इनको ख़त लिखने की अब एक बीमारी हो गई है और ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार है या बेबसी का इजहार है, तो पैदर पे ख़त लिखते हैं। अब कल के इजलास में ये 4 नहीं आए और PTI के लोग कह रहे थे कि एक मजबूत धड़ा बन गया है। और ये मजबूत धड़े का मतलब तो ये है कि 7-8 जज तो होने चाहिए तभी उसको मजबूत कहेंगे। 6-7 को तो मजबूत नहीं कह सकते, 5-6 को भी मजबूत धड़ा नहीं कह सकते। तो लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब इन 4 के अलावा किसी ने बाइकाट नहीं किया। वैसे फुल बेंच के इजलास में बाइकाट करने की रिवायत पहले तो कभी सुनी ना देखी। अच्छा, तो ये 4 आइन शिकन जज जो हैं इनकी चौकड़ी जो है अब अकेली रह गई है। इनके आने वाले दिन मुझे कुछ अच्छे नहीं लगते और मेरा ख्याल है अब आइन शिकन जजों का जो एक उरूज था, यानी फसाद बर्पा करने की जो सलाहियत थी, वो अब ख़त्म हो गई है। अच्छा, बलूचिस्तान में 6 जमातों की अपील पर हड़ताल हुई। दरअसल तो 4 जमातों की अपील थी, मसलन BNP थी, पख्तूनख्वा चकज़ई थी और फिर उसमें जमात इस्लामी भी शामिल हो गई। लेकिन इस हड़ताल की हमायत कर दी PTI ने और उसकी दुम छल्ली दहशतगर्द तंजीम वो मौलवी गिलगित वाला, उसकी जमात ने हमायत कर दी और यूँ वो उंगली कटाकर शहीदों में शामिल हो गए। हड़ताल कामयाब थी, पहिया जाम हुआ, सड़कें बंद थी, शटर बंद थे, लेकिन बहुत सारे इलाकों में या कुछ इलाकों में कह लें, यानी अच्छी खासी तादाद में ऐसे इलाके भी थे जहां हड़ताल नहीं हुई। यानी ये 100% कामयाब तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी हड़ताल थी कि माजी करीब में इसकी मिसाल कम मिलती है और ये पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान, वफाक पाकिस्तान के लिए ख़तरे की एक घंटी है। ये लोग दहशतगर्द नहीं हैं, ना अख्तर मेंगल दहशतगर्द हैं, ना अचकज़ई दहशतगर्द हैं, ना जमात इस्लामी दहशतगर्द है। इनकी हड़ताल सियासी है और उनको सियासी तौर पर निपटना चाहिए, लेकिन जिस तरह अवाम की अक्सरियत इनकी हमायत कर रही है वो एक परेशान कुन
सूरत हाल पैदा कर रही है रियासत के लिए, हुकूमत के लिए। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि अगर BLA भारतीय स्पॉन्सर्ड ही नहीं बल्कि भारत उनको हथियार भी दे रहा है और तरबियत भी दे रहा है, ये सही मानों में राह की एक जैली शाख है ये BLA। तो इस BLA को नाकाम बनाना है तो बलूचिस्तान के अवाम को साथ मिलाना होगा। अभी तक तो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई कदम हमने नहीं देखा जिससे ये नज़र आया कि बलोच अवाम को वो कोई अहमियत दे रहे हैं, नहीं दे रहे। अब तो नज़र आता है कि नहीं दे रहे। अच्छा, कराची में एक कम उम्र छोटी सी बच्ची को, मुलाजमा बच्ची को जालिम मियाँ बीवी ने बिजली से जलाया। इस्त्री लगा लगा कर उसकी कमर, उसकी रानें, उसकी टांगें, उसके पाँव जला दिए। बच्ची काफ़ी तशवीशनाक हालत में है और पुलिस ने मुलज़मों को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद अदालत लाए। अदालत कौन सी थी? जुडिशल मजिस्ट्रेट, कोई शर्की ज़िले का है जुडिशल मजिस्ट्रेट, उसकी अदालत में उसने मुलज़मों को फ़ौरन ही रिहा कर दिया, यानी शक्ल देखी और रिहा कर दिया। बच्ची अभी तक ज़िंदा है, हालत उसकी तशवीशनाक है। तो ये इस तरह के जज सिर्फ हमारे मुल्क में है, मेरा ख्याल है दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुलाजम बच्चे कहाँ कत्ल होते हैं? आपको इल्म होगा, पंजाब में कत्ल होते हैं, पख्तूनख्वा में, सिंध में, वहाँ भी वारदातें होती हैं, लेकिन कभी कभार इक्का दुक्का। पंजाब में तो हर रोज़, हर दूसरे रोज़, हर तीसरे रोज़ ख़बर आती है कि गुलबर्ग में तो एक साथ 2 बच्चों को कत्ल कर दिया था, एक साथ। और यानी पोश इलाके की बहुत मालदार खातून थी। लेकिन पंजाब में होता क्या है, तमाम मुलज़म बरी हो जाते हैं, पुलिस उनको पकड़ती है, जज छोड़ देते हैं, पुलिस उनको पकड़ती है, जज छोड़ देती है। जब कोई वाक़या प्रेस में इशू बन जाए, लाइमलाइट में आ जाए, तो मुलज़मों को कुछ ज़्यादा दिन जेल में रहना पड़ता है। उनको फौरी ज़मानत देने से जज गुरेज करते हैं, लेकिन बिल आखिर वो भी रिहा हो जाते हैं। और हुकूमत की तरफ से बच्चों के इस कत्ल आम का कोई नोटिस नहीं लिया जाता। किसी भी हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया, ना वफाक में, ना पंजाब में, और ना ही इस माशरे की बेहिसी देखिए कि सियासी माशरे की। हुकूमत का कोई ओहदेदार तो छोड़ें, हुक्मरान सियासी जमात या अपोजिशन सियासी जमात या कोई मजहबी जमात, किसी जमात का कोई ओहदेदार, हत्ता के महल्ले के लेवल का कोई काउंसलर, महल्ले की सतह का कोई पार्टी चेयरमैन, पार्टी सदर, किसी मकतूल बच्चे के घर ताज़ियत के लिए नहीं गया, क्योंकि इनके मकतूल बच्चों के जो घर होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि ये उस गली में भी जाएं। कच्चे घर, कमज़ोर घर, छोटे छोटे 2-2 मरले के घर, जहाँ बिजली भी नहीं होती और जहाँ बिठाने का इंतज़ाम भी नहीं होता, तो ऐसे नीच और पस्त लोगों के हाँ अगर ये जाएंगे सियासी जमातों के इक़्तिदार, तो उनकी शान में फ़र्क आएगा। क्योंकि ये लोग जो गरीब हैं, इनको तो हुक्मरान और हमारे सियासी जमातें इंसान ही नहीं समझती। माजी का कल्चर कुछ और था। सियासी जमातें वोट लेने के लिए आवाम को इज़्ज़त दो का नारा लगाती थी। अब चूँकि सियासी पार्टियाँ आवाम के वोटों से बेनियाज हो गई हैं, अब हुकूमत कहीं और से मिलती है, तो ये उनकी वहाँ जाकर कोई खैर खरीद पूछने, कोई तसल्ली देने, कोई किसी मालदार घराने का शख्स कोई फौत हो जाए इस तरह के हादसे में, कत्ल में, तो हुकूमत में एमरजेंसी की फ़ज़ा हो जाती है। मकतूल के लवाहिगीन को मुआवजा दिया जाता है, उसके किसी भाई बंद को मुलाजमत दी जाती है, मज़म्मत होती है, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म उसके घर पहुँचते हैं, वज़ीर दाखिला उसके घर पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ ये पाकिस्तान का एक इतना बड़ा अलमिया है जिसकी तरफ सियासी जमातों या समाजी तंजीमों में से, पाकिस्तान में समाजी तंजीमें नहीं है, ये तो एलीट क्लास के मोमबत्ती माफियाज़ है। कभी किसी गरीब बच्चे के लिए इस मोमबत्ती माफिया ने माल रोड पर कोई एक मोमबत्ती भी जलाई? नहीं जलाई। गरीबों से ये सब नफ़रत करते हैं। नाज़रीन, थोड़ा सा जिक्र, कल जो मैंने कहा था कि तंदूरों में कंप्यूटराइज्ड प्रिंटर लगाने की तजवीज़ आई है, तो उसका पस मंज़र ये है, आपने वो वीडियो बहुत मरतबा देखी, सारी दुनिया ने देखी कि एक डिप्टी कमिश्नर साहब सैलाब मुतस्सरीन में 2-2 रोटियाँ तकसीम कर रहे हैं। रोटियों के लिफाफे हैं, 2 रोटियों को एक लिफाफा, लिफाफे पर मरीम नवाज़ की तस्वीर है, और वो किसी को ये लिफाफा फ्री में नहीं देते, बल्कि
लिफाफा पकड़ाने से पहले कहते हैं कि ये रोटियां तुम्हें मरियम ने भेजी हैं, मरियम नवाज शरीफ ने भेजी हैं, बोलो किसने भेजी हैं। अगर वो ये कहता है कि जी ये मरियम नवाज साहब ने भेजी है तो फिर उनको वो लिफाफा देता है, वरना वो लिफाफा नहीं देता। तो लोग कह रहे थे कल कि इस डीसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि डीसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों होना चाहिए? डीसी का क्या कसूर है? उसको तो जो हुक्म मिला उसने उस पर अमल किया, और डीसी हजरात को ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप ये करें। और तस्वीरें इतनी ज़्यादा हैं, तस्वीरों पर भी लोग एतराज़ कर रहे हैं। तो मैंने अज़रा तफन्नुन ने एक तजवीज़ तैयार की है, और मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो लोग हैं वो मायूस होते हैं जब रोटियाँ निकलती हैं, क्योंकि रोटियों पर कोई तस्वीर नहीं होती, तस्वीर से लिफाफे पर होते हैं। तो आवाम ने ये पुरज़ोर मुतालबा किया है कि रोटियों पर भी मरियम नवाज़ की तस्वीर छापी जाए। तो रोटियों पर मरियम नवाज़ की तस्वीर कैसे छापी जाए? उसके लिए तंदूर के अंदर कंप्यूटराइज प्रिंटर लगाना पड़ेंगे कि इधर से रोटी पके और पकते ही खिसक कर वो प्रिंटर में घुस जाए उसके किसी पोर्ट में, और प्रिंटर मरियम नवाज़ साहब की तस्वीरें रोटी के दोनों तरफ छापे और फिर रोटी तंदूर से बाहर आए, ताकि आवाम का ये जो पुरज़ोर मुतालबा है ये पूरा हो सके। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।